हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का मैं आज एक बार वापस से स्वागत करता हूं। और बच्चों की डिमांड पर आप सबको पता लग गया होगा कि आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है आप अपना जिस तरह आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं कंप्लीट कंटिन्यू रेगुलरली नोट्स बनाते हुए, उसी तरह आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझें, पढ़िए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा सबसे पहले चलो हम बिना टाइम वेस्ट किए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है, कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाउ कैन वी डिफाइन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हम किस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले आप सबको इस बारे में पता होना चाहिए। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको बहुत से बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। देखो, आपके 12th क्लास में जो केमिस्ट्री आप पढ़ोगे सेकेंड केमिस्ट्री, तो सेकंड केमिस्ट्री में जो चैप्टर आप सेकंड में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब सीखेंगे तो आपका इसके लिए बहुत ज़्यादा बेसिक और कॉन्सेप्ट जो है वो सब क्लियर होने चाहिए। नॉर्मल कॉन्सेप्ट भी, बेसिक कॉन्सेप्ट भी, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट भी, सब आपका क्लियर होने चाहिए। उसके बाद ही क्या है आप केमिस्ट्री को समझ पाएंगे। जैसे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किस तरह पढ़ने जा रहे हैं। हमने टोटल इसको 4th पार्ट में डिवाइड किया है। कि अभी आपको मैं शेड्यूल थोड़ा अगर मैं बताऊं तो अभी फ़िलहाल 4th पार्ट आपके सामने आपको बताऊंगा मैं। जैसे पहला पार्ट तो है नेमिंग, पहले हम नेमिंग सीखेंगे, ठीक। फिर नेमिंग के बाद जो है हम थोड़ा आइसोमेरिज्म के बारे में सीखेंगे। फिर आइसोमेरिज्म के बाद जो है हम सीखेंगे बेटा इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट जो है वो कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट हैं, आर इफ़ेक्ट, आई इफ़ेक्ट, एच इफ़ेक्ट, ये सारी चीज़ सीखेंगे अपन। और फिर लास्ट में अपन पहुंच जाएंगे बेटा टाइप्स ऑफ रिएक्शन की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो जो रिएक्शंस आती हैं अपन उन पे जो है वो डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो नेमिंग की बात करेंगे। ये सब चीज़ें जो हैं, इन सब चीज़ों को जिस फोल्डर में डाला गया उसे कहा जाता है बेटा GOC। ये जितने भी पॉइंट जो मैंने बताया आपको, नेमिंग, आइसोमेरिज्म, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट लाइक आर इफ़ेक्ट, एच इफ़ेक्ट, आई इफ़ेक्ट, और लास्ट में बताया मैंने आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो ये जितने भी पॉइंट्स होते हैं, ये जितने भी पॉइंट जिस फोल्डर में आते हैं उसे कहते हैं अपन GOC। GOC का मतलब होता है बेटा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो GOC का मतलब क्या होता है बेटा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले एक बात समझना, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी C, इसमें अब में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है C। C का मतलब क्या होता है, तो केमिस्ट्री में C जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कि अगर आपको C का मतलब समझ में आ गया, C का जो मीनिंग है वो आपको समझ में आ गया, तो आप इसको इजीली जो है वो समझ सकते हैं। C का मतलब होता है कार्बन। C का मतलब केमिस्ट्री में क्या है बेटा, कार्बन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो कार्बन पर बेस्ड केमिस्ट्री है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा अपन कार्बन कंपाउंड के बारे में स्टडी करते हैं। कार्बन के ऊपर जितने भी कंपाउंड बेस्ड हैं उनकी स्टडी होती है। तो जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड की स्टडी होती है। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड की स्टडी होती है उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक सिंपल सी डेफिनेशन होती है कि अगर मैं हिंदी में बोलूँ इसको, कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन युक्त यौगिकों का अध्ययन किया जाता है उसे कार्बनिक रसायन कहा जाता है। और इंग्लिश लैंग्वेज में सिंपल सी डेफिनेशन क्या बनती है कि द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री इन विच वी विल डिस्कस अबाउट द कंपाउंड, या इन विच वी विल डिस्कस अबाउट कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। वापस बता लेता हूँ एक बार मैं, द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री इन विच वी विल डिस्कस अबाउट कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, और भी इसकी डेफिनेशन आती हैं, धीरे धीरे डिस्कस करेंगे अपन। एक इसमें देखो सबसे सिंपल बात अगर मैं बताऊँ आपको, सबसे पहले अपन बात करते हैं बेटा केमिस्ट्री में कंपाउंड जो होता है उस कंपाउंड को जनरली 2 टाइप्स से डिवाइड किया गया है। कंपाउंड को 2 टाइप्स से डिवाइड किया गया है। अब कौन कौन से 2 टाइप हैं भी, एक तो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, केमिस्ट्री में
कंपाउंड्स को जनरली 2 टाइप्स से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड और सेकंड होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? तो बेटा ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को समझा जाता है इनके सोर्स के बेस पर कि ये कहाँ से प्रोड्यूस हुए हैं। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर आपको समझना है तो आपको क्या समझना पड़ेगा? इनका सोर्स, कि इनका सोर्स कैसा है। अब सोर्स की बात करते हैं तो बेटा 2 तरह के सोर्स की यहाँ बात करेंगे। एक तो करेंगे अपन लिविंग सोर्स की बात और एक करेंगे अपन किसकी? नॉन लिविंग सोर्स की बात। हम 2 तरह के सोर्स की बात करेंगे, लिविंग सोर्स और नॉन लिविंग सोर्स की हम बात करेंगे। तो लिविंग सोर्स क्या होता है कि जनरली अपन समझ सकते हैं कि जो कंपाउंड लिविंग सोर्स से जनरेट हुए हैं या ऐसे कंपाउंड जिनका सोर्स जो है वो लिविंग है, उन्हें कहा जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। और बेटा ऐसे कंपाउंड जिनका सोर्स नॉन लिविंग है उन्हें कहा जाता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। आ रही है बात समझ में? तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हम किस तरह डिफाइन करेंगे? लिविंग मतलब होता है बेटा सजीव और नॉन लिविंग मतलब होता है निर्जीव। ठीक, तो लिविंग सोर्स मतलब सजीव, तो वे यौगिक जो सजीव से हमको मिले हैं उन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। दोज कंपाउंड विच आर जनरेटेड फ्रॉम लिविंग organisms are known as organic compound, and if we get compound from non-living sources then compounds are known as inorganic compound। और थोड़ा समझते हैं इसको ढंग से। जैसे अपन एग्जांपल अगर लें इसमें तो जनरली सबसे पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो कि बेटा लेबोरेटरी में बनाया गया था, सिंथेसिस किया गया था, तो फर्स्ट मैन मेड सिंथेसाइज्ड जो अपने पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है लेबोरेटरी का वो है बेटा यूरिया। तो ध्यान रखना, छोटा जनरल बात बता रहा हूँ, ये ध्यान रखना। अभी शुरू में हम क्या सीख रहे हैं, थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि यूरिया जो है वो एक ऐसा कंपाउंड था जो कि सबसे पहले लेबोरेटरी में बनाया गया था, मैन मेड कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यूरिया इज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको सबसे पहले लेबोरेटरी में बनाया गया था, मैन मेड कंपाउंड है, मैन मेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। यूरिया का फॉर्मूला होता है बेटा NH2CONH2। ठीक, NH2CONH2 ये क्या होता है बेटा? यूरिया का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये जो फॉर्मूले वाली बात है और ये जो कंपाउंड हैं ये सब चीज़ें अपन धीरे धीरे आगे सीखेंगे। अभी थोड़ा सा आपको मैं बेसिक चीज़ बता रहा हूँ कि जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो उन कंपाउंड की स्टडी है जिनमें कार्बन होता है। कार्बन जो है, अब सबसे पहले एक बात समझना कि कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड ही क्यों सिलेक्ट किए गए, क्योंकि बेटा कार्बन में ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके कारण क्या है, कार्बन के कंपाउंड बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कार्बन के कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं, लेकिन हाँ ध्यान रखना जरूरी नहीं है ये बात कि कार्बन के सभी कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, लेकिन हाँ ये एक बेस बनाया हुआ है कि ऑर्गेनिक, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन जो है वो भी अलग अलग तरह से अपन समझा सकते हैं। समझाता हूँ, ध्यान देना आप एक करके किस तरह से अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझेंगे। सबसे फर्स्ट डेफिनेशन जो मैंने आपको शुरू में बताई कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड की स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है, ये फर्स्ट है। ठीक, और कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड के लिए वो अपन समझेंगे धीरे धीरे। ठीक है, ये बात आपको समझाई थी मैंने बेटा कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो अपन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। एक तो आपको ध्यान के रखना है बेटा, सबसे मेन जरूरी बात आपको पढ़ाऊंगा तो मैं बोर्ड पे जिस तरह फिजिक्स पढ़ाई उस तरह बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, आप पढ़ते जाना, समझ जाना, नोट्स बनाते जाना, डाउट है पूछते जाना। एक सबसे पहले ध्यान रखनी है आपको, कन्फ्यूजन माइंड में बिल्कुल नहीं रखना है। किसी के दिमाग में कन्फ्यूजन रहेगा वो अच्छी तरह पढ़ नहीं पाएगा, सीधा सा डिस्टर्ब रहेगा वो। ठीक, तो कन्फ्यूजन रखना नहीं है, सिंपल सा अपने नोट्स बनाते चलना। चैप्टर नाम डालने की जरूरत नहीं, आप सिंपल डालना पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री
फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसा आपको मैंने बताया कि भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस किस तरह से अपन GOC पढ़ रहे हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर आप डाल देना जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री GOC। फिर आप जनरल जो थ्योरी है वो बता रहा हूँ, जो जो आपको बताया उसमें से आपको जो लिखना है वो लिखते चलना। फिर जो रेगुलर बोर्ड पे नोट्स आएंगे वो तो सबको लिखना ही है, ठीक है। तो अब अपन बिना टाइम वेस्ट के बोर्ड पे चलेंगे, ताकि बोर्ड पे जो है बेस्ट से बेस्ट समझ पाएँ, और फिर आगे के लेक्चर जो कंटिन्यू बोर्ड पे ही रखेंगे अपन, ताकि टाइम वेस्ट कम हो और समझने का काम जो ज़्यादा हो सके, ठीक है। ध्यान देते हैं बोर्ड पे।